आज हम इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट कर रहे हैं। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जो एक तो हमने पढ़ा अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। ठीक, अर्थशास्त्र ना एक प्रकार का विज्ञान है, और विज्ञान ना क्या है वो तो ज़्यादा बेहतर होगा कि सामाजिक विज्ञान को तो ज़्यादा बेहतर होगा। आया समझ में? सामाजिक विज्ञान ज़्यादा अच्छा वर्ड है कि सामाजिक विज्ञान। और इस विज्ञान के अंतर्गत ना वस्तुओं और उपभोक्ताओं और सेवाओं इन सब के बारे में पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है। तो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम उपभोक्ताओं के बारे में, सेवाओं के बारे में और वस्तुओं के बारे में, स्वाभाविक बात, इनके बारे में पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक, इनसे संबंधित जो चीजें रखता है उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। पढ़ते तो हम अर्थव्यवस्था, अगर पढ़ते हैं अध्ययन करते हैं तो अर्थव्यवस्था कहलाती है। इसे इकोनॉमी बोलते हैं, इसे बोलते हैं इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स एक बड़ा टर्म है, उसके अंदर इकोनॉमिक्स बड़ा टर्म है और उसके अंदर इकोनॉमिक छोटा टर्म है। ऐसा समझ में? व्यापक अवधारणा अर्थशास्त्र कहलाती है, और जो छोटे वाली अवधारणा है ना उसे बोलते हैं इकोनॉमिक्स, उसे बोलते हैं अर्थव्यवस्था। ऐसा समझ में? अर्थव्यवस्था को आर्थिक प्रणाली भी कहते हैं। ज्यादातर इसमें हम वस्तुओं की और सेवाओं की बात करते हैं। आज जो मैं तुम्हें समझाऊंगा ना वो पूरी इकोनॉमिक्स के अंदर 3 ही वर्ड ऐसे बिंदु दिखा देंगे जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। तो बहुत आराम से छोटे छोटे उदाहरण दूंगा, अभी तुम्हारे साथ बातचीत करूंगा। समझ में? एक बात है, असली बात में तुम पढ़ाया नहीं आया कि तुम्हारे साथ बातचीत करना है। असली मकसद मेरा तुम्हारे साथ बातचीत करना, तो तुमसे ही भी सवालों के जवाब निकलवा लूंगा, और जितने भी सवाल आए ना तुम सारे कर ले जाओगे। वे सवाल जो कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए। वही बात है, सूचनाएं जो तुम पढ़ते हो ना, तो पढ़ने में ऐसे ऐसे नाम सुनकर जीडीपी वीडीपी सब चीज उनको तुम भाग जाते हो। ठीक, अन्य दूर भागते हो, तुम्हारा दिल भी दूर भागता होगा सुनते हो। तो यहाँ तमीज से समझेंगे हो क्या है, क्या नहीं होता। ठीक, आराम से कहाँ से स्टार्ट करना मुझे वो सब चीज़ समझाने वाला हूँ। आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, इंडियन इकोनॉमी यहाँ से स्टार्ट है। तो मैंने अर्थव्यवस्था पढ़ ली, उसके बाद मैंने ये बताया तुम्हें जो अर्थव्यवस्था दुनिया में कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था हो, ये भी तो बताया था। दुनिया में 3 ही प्रकार की अर्थव्यवस्था भेजा, क्या तो वो इकोनॉमी बंद हो सको, बंद अर्थव्यवस्था हो सको, या फिर बंद अर्थव्यवस्था हो जो दूसरी बाजारवादी व्यवस्था हो सको जिसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। दूसरे वाले मैंने बताई जो बंद अर्थव्यवस्था ना उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। बंद अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। आज तीसरे नंबर की इकोनॉमी एक और हो, उसका नाम है मिश्रित अर्थव्यवस्था, और भारत के पास वही मौजूद है। ठीक, और इनको हमने तमीज से तरीके से बात करी, चाहे तो पीछे पुराने वाले वीडियो देख रहे हैं। आज समझ में, दोबारा मुझे बोलने की आदत नहीं है। समझ में आया? तो मैंने ये तीनों अर्थव्यवस्था समझाई कि कौन सी बंद अर्थव्यवस्था हो, कौन सी खुली अर्थव्यवस्था हो। तो मैं तुमसे सुनूंगा क्या क्या बताया गया, कौन सी बंद अर्थव्यवस्था, कौन सी खुली अर्थव्यवस्था और कौन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था, और हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों अपनाई और क्या कारण था, ये सब जानते हो। आया समझ में? सब जानते हो, बहुत अच्छी तरह जानते हो कि हमारे यहाँ आज मिश्रित अर्थव्यवस्था। हमने अपनी इकोनॉमी के गेट ना आज भी नहीं खोल ले, क्योंकि एग्रीकल्चर में आने की अनुमति हमने आज भी नहीं दी। जो विदेशी संस्थागत निवेशक है ना, उन्हें हमने आज भी एग्रीकल्चर क्षेत्र में आने की अनुमति नहीं दी, उन्हें डिनाई कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था अगर बाहर के जो भी फॉरेनर लोग हों, अगर मैं आगे हमारे यहाँ कृषि में निवेश करेंगे ना, उसका अपना आधिपत्य कर लेंगे मैं, और ये हमारी कृषि उनके अधीन हो जाएगी, हम फिर गुलाम हो जाएंगे। जहाँ हमने गुलामी से छुटकारा पाया था 1947 के बाद, कहीं हमें डर कहीं हम दोबारा गुलामी की ओर न बढ़ जाए। आज समझ में, दोबारा हम उसके उपनिवेश न बन जाए। वैश्वीकरण का सारा वेग है ना, वे पश्चिम के देश, कहीं हमारे जो संसाधन है उसका दोबारा दोहन करना स्टार्ट करो। एक बार हम धोखा खा चुके, एक बार नहीं कई बार धोखा खा चुके हम। ऐसा समझ, एक देश बताओ जिसने हमें लुटता ना हो। मैंने तुम्हें ये भी बताया था, जिसे तुम अमेरिका चिल्लाते हो और बताते हो अमेरिका तो भारत का बहुत अच्छा दोस्त है, और मैं देखता हूँ यहाँ फोटो लगाते हैं भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका में घूम रहे, और ये हुआ और ये हुआ वो हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ। आज समझ में, हकीकत हो, अगर तुम इकोनॉमी की दृष्टि देखोगे ना तो सबका दोहन करते चले जाओगे, और देखोगे उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री के समय में हमें कैसा अनाज खिलाया, वो खिलाया जो वहाँ के पशु खाते थे। अंदाजा लगा सको, यानी भारत के लोगों की तुलना अमेरिका वाले पशुओं से करते हैं, यानी वहाँ के जो पशु ना उनका जीवन ज्यादा बेहतर है। वे जो डंगरों को खाना डालते थे ना वो हमारे लिए भेजा उन्होंने। जब हमारे यहाँ 1965 में युद्ध चल रहा था, 1962 का युद्ध हम कारगिल का युद्ध हार चुके थे, 1965 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई बज रही थी, उन्होंने वो अनाज भेजा हम मदद के लिए। कौन सा? जो अपने यहाँ कुत्तों को डालते थे। अंदाजा लगा सको तुम्हारी कितनी बुरी हालत होगी और क्या सोचते हैं। फिर लाल बहादुर शास्त्री ने वो अनाज वापस करवाया, उस टाइम के वहाँ प्रधानमंत्री थे। ऐसी ऐसी घटना देश के अंदर घटती हुई। फिर देश के बॉर्डर पर जवान लड़ रहा था, और जब जवान लड़ रहा था ना, और फिर देश के अंदर किसान मर रहा था, तो अंदर किसान लड़ रहा था और बाहर जंग थी जवानों की, तो नारा दिया गया था जय जवान जय किसान का, लाल बहादुर शास्त्री का नारा। एक नारा ही वैसे नहीं दिया, उस नारे के पीछे बहुत सारे तर्क छिपे हो, बहुत सारी कहानियां छिपी हुई हो। मैं समझ में, और कई बार बता चुका, मैंने कहा अगर तुम ना किसी की वर्तमान समझना चाहते हो तो उसका पास्ट समझना जरूरी है। जब तक तुम किसी का पास्ट नहीं समझ में आएगा ना, तुम कभी भी उसका प्रेजेंट नहीं समझ सकते। ऐसे ही इकोनॉमी के अंदर
तो अगर तुम आज जो तुम पढ़ रहे हैं ना, करंट अफेयर, एडिटोरियल वगैरह, ये सिर्फ सूचनाएं हैं और ये प्रेजेंट है। जो प्रेजेंट है इसके पीछे पास्ट क्या है वो इस क्लास है, वो इस क्लास में। किसी का प्रेजेंट समझना चाहते हो, पास्ट जरूरी, नहीं तो घटना अधूरी, व्यक्ति अधूरा, सब कुछ अधूरा होगा, पहले उसका पास्ट जानो। आया समझ में? कोई प्रॉब्लम? आज हम क्या समझने वाले? आज बहुत महत्वपूर्ण चीज समझाने वाला हूँ, तुम बहुत आराम से समझाऊंगा, बढ़ने का नहीं। उसके बाद तुमसे पूछूंगा क्या बताया, ठीक? सबसे पहले समझते हैं क्या नंबर फर्स्ट, पहली बात हम स्टार्ट करें इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी। और ध्यान से समझना, इंडियन इकोनॉमी कहते किसे हैं और इंडियन इकोनॉमी तुम पता लग चुके। भारतीय अब अर्थव्यवस्था तुम पढ़ चुके। अब हम ये नहीं समझाने वाले कि भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, ना तो किसी पेपर में आया ना आने का। अब थोड़ा अंदर प्रवेश कर जाओ, एक बहुत महत्वपूर्ण टर्म यूज कर रहा हूँ, ध्यान तो देखना बोर्ड पर, नाम है प्रोडक्शन। आज इसे समझिए, उत्पादन किसे कहते हैं, ठीक? इंग्लिश की टर्म ले जरूर पूछ लेना मेरे से, ये मैं हिंदी में इस्तेमाल करूंगा, पहली बात में किसी इंग्लिश में बताऊंगा। प्रोडक्शन किसे कहते हैं, उत्पादन किसे कहते हैं। देखो तुम दुनिया से कैसे तो निकल जाओगे, जो यहाँ इस क्लास में बैठा हुआ ना, वो दुनिया से 5% लोगों में काउंटिंग होगा। आया समझ में? जिसे भारतीय अर्थव्यवस्था समझ आती है उसे कुछ भी समझ में आता, कुछ भी तो नहीं पढ़ा उसने। सही बात है, भारतीय अर्थव्यवस्था इकोनॉमी कहते नहीं मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, जिसके पास पैसा नहीं उसके पास तो कुछ भी नहीं है। आया समझ में? अगर तुम्हारे पास पैसा होगा ना, तुम्हारे सारे 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 आर्थिक सारे उद्देश्य पूरे हो जाएंगे, अधिकांश तुम्हारे उद्देश्य पूरे हो जाएंगे, 95%। सभी उद्देश्य नहीं पूरे होने के, लेकिन अधिकांश उद्देश्य तुम्हारे पूरे हो जाएंगे, पैसा तुम्हारी सब पूर्ति कर देगा, सारी पूर्ति जिस चीज की तुम्हें जरूरत है, ठीक? जैसे पढ़ना बहुत जरूरी है। अब उत्पादन किसे कहते हैं ये भी समझ लो। उत्पादन यह ना एक प्रकार की ऐसी विधि हो, उत्पादन समझना जरूरी, परिभाषा भी सुनूंगा, क्या किसे कहते हैं, क्या हो प्रोडक्शन, क्या उत्पादन, नाम तो बहुत सुना होगा कि हाँ उत्पादन नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, किसे कहते हैं उत्पादन, बताओ उत्पादन किसे कहते हैं। एडिटोरियल पढ़ते पढ़ते दो जिंदगी बीती, बताओ उत्पादन क्या हो। कृषि का उत्पादन उत्पादन हो, उत्पादन तो इसका भी होगा, इसका भी होगा, सब यही तो पूछा। तो उत्पादन की क्या परिभाषा हो, क्या हो उत्पादन, क्या हो उत्पादन, बताओ कोई बैठा हो क्लास में। उत्पादन क्या, प्रोडक्शन किसे कहते हैं। और तुम्हें बताऊं, इसके बिना कुछ भी नहीं है, इकोनॉमिक्स से अधूरा। एक ही टर्म पूरी दुनिया में घुमा देगा, तुम्हें पूरे वर्ल्ड में घुमा देगा, एक शब्द पूरा का पूरा। एक अगर तुमने एक शब्द समझ लिया ना, मुझे मेरे हिसाब से इकोनॉमिक्स खत्म होगी। उत्पादन पता किसे कहते हैं, उत्पादन है कुछ नहीं मालूम। यहाँ चेतो जब जितना क्षेत्र बताओ दीदी, बताओ बताओ दीदी, उत्पादन कैसे कहते हैं। नाम तो बहुत सुना होगा, उत्पादन नहीं बढ़ रहा, उत्पादन ऐसा हो रहा, सुनील सर भी पढ़ा रहे थे, है ना, ऐसा कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे, उत्पादन नहीं पर तो डब्बा ही गोल, उत्पादन नहीं पता। सुनिए, उत्पादन में एक ऐसी क्रिया हो, पूछो उत्पादन क्या हो, एक ऐसी क्रिया हो, ध्यान से सुन लो, ध्यान से। उत्पादन एक ऐसी क्रिया हो जिसके द्वारा कच्चे माल को, किस कच्चे माल को ना उत्पाद माल में परिवर्तित किया जाता, पक्के माल में जिसे हम बेच सकते हैं, यानी मटेरियल लेकर आओगे, ठीक, ये मार्केट जब मैंने बनाया होगा, इसके लिए मटेरियल लेकर आऊंगा, उसे बोलेंगे कच्चा माल। कच्चे माल को उत्पाद माल में परिवर्तित कर देंगे, यानी फिर बेचने के लिए तैयार होगा। कई सारे मटेरियल क्या क्या लेकर आएंगे, प्लास्टिक लेकर आएंगे, इंक लेकर आएंगे, इसके अंदर जिसके अंदर जो भी मटेरियल यूज हुआ सब चीज लेकर आएंगे, उसे सबको कच्चा माल बोलते हैं, उसे बोलते हैं रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल। आज देखो हम रॉ मटेरियल के लिए कितना अधिकांश मात्रा में चाइना पर निर्भर है। अधिकांश रॉ मटेरियल, तुम ये तो डस्टरी तो बना सको अपने यहाँ, ये डस्टरी का मटेरियल तो वहीं से आ रहा है चाइना से। चाइना का विरोध करने वाला सुनो बदतमीजो, सुन तो लो, जो कपड़े तो तुम यही बना सको अपने यहाँ फैक्ट्री पर, ये कपड़ा किस चीज का बनेगा, वो तो कच्चा माल होगा ना, वो कच्चा माल तो तुम्हारे बस का ही नहीं है, तुम्हारे यहाँ तो पैदा ही नहीं होता, वो तो चाइना से आ रहा, कहां तक विरोध करोगे। मोबाइल फोन तो तुम बना सको, यहाँ सब चीजें लाके जोड़ दो, मोबाइल फोन के अंदर जो बैटरी जिस मटेरियल की बनी हुई वो तो चाइना ही पैदा कर रहा है। चाइना प्रोडक्शन के मामले में सबसे नंबर 1 पूरी दुनिया में। वर्ष 1972 में चाइना का जीडीपी और भारत का जीडीपी बराबर था लगभग। आया समझ लो, वर्ष 1972 में चाइना का जीडीपी भारत का जीडीपी के बराबर था, और वर्ष 1972 से पहले वो हमारे से ना पिछड़ा हुआ देश था। आज ना एक रिपोर्ट के मुताबिक, आईएमएफ का रिपोर्ट कहता वर्ष 2032 तक चाइना अमेरिका को इकोनॉमी पछाड़ चुका होगा।
और जो देश ना इकोनॉमी में सबसे नंबर 1 में आएगा, हर क्षेत्र में अव्वल होगा। जिसके पास पैसा ना, उसे चारों खुशियां, चारों तरफ खुशियां खुशियां हों उसके, उसे किसी चीज की खुशी की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरे की खुशियां, वो खुशियां खरीद लेता है जिसके पास पैसा हो। यह हाल चाइना का। इसके कारण, उत्पादन के कारण, उत्पादन एक ऐसी प्रक्रिया हो जिसमें कच्चे माल को उत्पाद माल में परिवर्तित किया जाता है। ऐसे समझ लो, याद रहेगी बात को। इतनी खतरनाक चीज हो प्रोडक्शन, और सब कुछ इसके आसपास घूमता, सब कुछ। जीडीपी का नाम सुना? आज मैं इससे निकाल कर दिखाऊंगा तुम्हें जीडीपी क्या हो। ठीक, उत्पादन एक हो, उसका नाम सुना तुमने? राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय सुना इसका नाम? तुम कि प्रति व्यक्ति आय का नाम भी सुना होगा, भले के बारे में पता नहीं क्या हो, नाम तो सुना होगा। सब कुछ इससे निकल के आने वाला। अब ये उत्पादन होगा कैसे? उत्पादन तो बताया आपने कि कच्चे माल को उत्पाद माल में परिवर्तित करते हैं, और कच्चे माल की ना भारत के पास बहुत अधिक मात्रा में कमी है, और हम आज भी कच्चे माल को दूसरे देशों को आयात करते हैं। कोई भी वस्तु बनाते हैं, अधिकांश मटेरियल जो भी हम अपने देश के अंदर बनाते हैं ना, तो हमारे यहाँ कच्चे माल की ना भरपूर मात्रा में कमी, और अधिक मात्रा में हम आयात करते हैं। क्यों ना? भारत के अंदर कच्चा माल ही बनाएगा। जब अंग्रेज इतने पावरफुल हो गए, क्यों पता क्यों हुए? क्योंकि उन्हें हमारे यहाँ से कच्चा माल ले जाया करते थे, और उसने ना मैन्युफैक्चरिंग करके अपने यहाँ कंपनी बनाकर यहाँ उत्पाद माल के रूप में परिवर्तित करके भारत में लाकर बेचा करते थे, और महंगे दामों में बेचा करते थे। और जो भारत के लोग थे ना, ये सूत काट कर जो जुड़ाई लोग हुआ करते थे, उनके मुट्ठी कटवा देते। आज समझ लो, उनके मुट्ठी कटवा देते। इनका सामान यहाँ बिकता था नहीं, अंग्रेजों का सामान बिकता था। भारत का सामान, भारत का कच्चा माल लाकर वहां से मशीनों में परिवर्तित करके यहाँ बेचते थे, और उन्हें दोगुने दाम मिलता था, और वो पैसा सारा का सारा इंग्लैंड जाता था। आज और तुम द अनबेटी स्कूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक, उसमें साफ साफ लिखा कि यहाँ तो ना धन की निकासी हुई। धन की निकासी का सिद्धांत भी दिया दादा भाई नौरोजी ने। जब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा ना इतिहास, तो वहां भी बताऊंगा तुम्हें कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा इस तरह धन की निकासी का सिद्धांत बताया गया, और उसके द्वारा बताया गया कि भारत इतने अधिक मात्रा में पैसा भेजा गया। इस प्रक्रिया के द्वारा ही, उत्पादन की प्रक्रिया के द्वारा क्या लेके जाते थे यहाँ से? कच्चा माल। और क्या लेते थे बनाकर? आज समझ में, भारत के बाजारों में बेचते थे, और भारत के मजदूरों के हाथ कटवा देगा जाते थे, ताकि इनका सामान यहाँ के बाजारों में न बिके। इतना तो हमारे साथ अन्याय हुआ, अन्याय कहाँ नहीं हुआ। आया समझ में? इतनी बात बताओ सब भाई। अब भूलने के तो उत्पादन कैसे करते हैं? मतलब ही नहीं बैठता, कैसे भूल जाओ? मतलब ही नहीं बैठता। तो जानना चाहते हो उत्पादन कैसा होता? चलो जाओ देखते हो उत्पादन कैसे होता। तो अगर तुम उत्पादन करना चाहते हो, चलो आज मैं मार्गर बनाता हूँ, तो इस मार्गर ने ना बहुत लोगों की जिंदगी बदल दी। ऐसे समझ में, इस मार्कर ने इतने उदाहरण दिए, तुम आज यहाँ मौजूद हो ना इस मार्कर की वजह से। इतने उदाहरण दिए उन्होंने तुम्हें इसका। आज मैं इकोनॉमिक्स भी इस मार्कर का उदाहरण देकर पढ़ा रहा है। मुझे एक मार्कर का उत्पादन करना है। मार्कर का तो एक बहाना सुन लेना, ध्यान लगाकर। तो मार्कर का उत्पादन करने के लिए कहाँ करूंगा मैं? सबसे पहले मुझे जमीन चाहिए। जमीन को कहते हैं भूमि। आए समझ में? तो अगर मुझे उत्पादन करना, ध्यान से सुन लेना अच्छे तरीके से, अगर मुझे उत्पादन करना, तो उत्पादन के लिए कौन कौन से कारक, कौन कौन से फैक्टर, कौन कौन से कारक, उत्पादन के लिए कौन कौन से कारक की जरूरत पड़ेगी? कारक की तो सबसे पहले मुझे भूमि चाहिए। अगर मुझे मार्कर का उत्पादन करना, कुछ भी चीज हो, बताओ भूमि चाहिए नहीं चाहिए? बिना भूमि के कुछ हो जाएगा? विदाउट लैंड तो कुछ भी नहीं होगा। समझ लो, अगर मैं जिसकी मैं भूमि यूज करूंगा, मैं उसे क्या क्या पे करूंगा? किराए पे करूंगा? नहीं करूंगा? करूंगा किराए पे। जिसकी मैं भूमि यूज करूंगा, कहीं से भी मैं भूमि, चलो मुझे एक मार्कर की कंपनी खोलनी, मान लो मार्कर की कंपनी खोलनी, तो सबसे पहले मुझे जमीन देखनी पड़ेगी। तो जमीन को क्या कहते हैं? भूमि। और जब मुझे भूमि की जरूरत पड़े, देख लेना, यहाँ तो सुन लेना, बहुत अच्छी चीज पता लगने वाली, जीडीपी का असली मतलब समझ आ जाएगा। तो भूमि के लिए मुझे क्या क्या पे करना होगा? किराया जिसे कहते हैं रेंट, कहते हैं रेंट पे कर दो, हमारा रेंट पे कर दो, मकान मालिक को दो, हमारा पैसा निकाल लो 2000 रुपये महीना। किराएदार क्यों रह रहे हो तुम यहाँ? इतनी बात बताओ, समझ नहीं। अब बताओ, भूमि तो मिल गई मुझे, अब भूमि तो मिल गई, और भूमि पर मुझे उसके अंदर काम करने वाले, जो इसकी पैकिंग कर सकते हो, तो यही बात है, जो इसका मटेरियल ठाकर मशीन के अंदर डाल सकते हो, तो यही बात है, जो उसके बाद जो कच्चे माल को बना सकते हो और उसको मशीन के अंदर डाल सकते हो, उसकी देख रेख कर सकते हो। ऐसे मुझे श्रमिक भी तो चाहिए। श्रमिक चाहिए मुझे। श्रमिक करना मजदूर, समझ गए ना? श्रमिक को क्या कहते हैं? लेबर। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बताओ, लेबर को मुझे क्या पे करना पड़ेगा? लेबर को मजदूरी मिलनी पड़ेगी सर। मजदूरी क्या बोलते हैं? क्या मजदूरी के लिए इसमें क्या कहते हैं? आप पेमेंट क्या दो, कुछ भी क्या दो, एक्सपेंडिचर क्या दो, कुछ भी क्या दो,
ये खर्चा देना पड़ेगा, मजदूरी देनी पड़ेगी। तो बताओ भूमि की जरूरत पड़ेगी सबसे पहले, फिर सर्विंग की जरूरत पड़ेगी। जब सर्विंग में मेरे पास मौजूद हो जाएंगे और तीसरे नंबर पर जरूरत पड़ेगी, इसके बिना तो कुछ भी नहीं है, पूंजी। पूंजी का मतलब कैपिटल, मतलब पैसा। जब भी तुम्हें जमीन खरीद दूंगा, जब भी तुम्हें सर्विंग को पैसे दूंगा। सही बात है गलत बात है? ध्यान तो सुनते रहना। आज में बड़ा होने वाला तुम पूंजी, ठीक। और पूंजी क्या करते हैं, पूंजी कैसे आ गई, पूंजी बाहर से भी ला सकते हैं, ठीक। अगर हम पूंजी बाहर से ले गए, भाई मुझे जमीन खरीदनी, सर्विंग को पैसे देना और ये पूंजी, तो पूंजी लाने के लिए हम पूंजी तो बैंक से मिल जाएगी मुझे, और जब बैंक से मिल जाएगी बैंक को भी ब्याज भी तो देना पड़ेगा। तो पूंजी के लिए किसी की जरूरत पड़ेगी मुझे, ब्याज की। मुझे ब्याज पे करना पड़ेगा, नहीं इसे इंटरेस्ट बोल रहे हैं। इंटरेस्ट मतलब ब्याज। भाई पूंजी पूंजी कैसे थोड़ी मिल जाएगी मुझे, इतनी बड़ी कंपनी खोलने के लिए बैंक के पास जाना पड़ेगा, अब बैंक के पास जाना तो बाहर जाना पड़ेगा देश के। आया बाहर से भी उधार करके लेके आ सकता हूँ, या आगे जो पीएनबी वाले शर्मा जी है इनसे बुला सकता हूँ। जो स्टेट बैंक वाले हैं शर्मा जी, इन्हें फोन कर सकता हूँ। मैंने कहा पूंजी चाहिए, वो कहने लगे ले जाओ क्या चाहिए, फिर वो क्या मांगा, ब्याज मांगा, देना पड़ेगा ब्याज। इतनी बात बताओ समझो। भूमि के लिए क्या देना पड़ेगा, श्रमिक के लिए पूंजी को देना पड़ेगा। नहीं पूंजी का मतलब पैसा, कैपिटल, समझ गए? इतना बताओ, समझ में आनी है। अब बताओ उत्पादन हो जाएगा भैया, हो जाएगा? नहीं होने का। इसके लिए जरूरत चाहिए, पता क्या चाहिए, कच्चा माल हो जाएगा। इसके लिए जरूरत होगी पता किसकी, इसके लिए समझ में आया? देख लो देख लो देख लो। तो सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी, भूमि की। दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर उद्यमी की। उद्यमी। और भारत के बारे में क्या कहा, इंडियन आर नॉट गुड मैनेजर। समझ बात, भारत में इसका बहुत बड़ा भाव है। भारत में ना आज भी उद्यमी जो मानसिकता है उसका भाव है। और भारत के अंदर अच्छे बिजनेसमैन नहीं पाए जाते। भारत में ना अच्छे नौकर पाए जा, वो भी सरकारी नौकर। आया समझ में? इनका माइंड भी पूरी तरह सेट नहीं है। इसलिए सरकार ना मर्गी इस तरह के एग्जाम, इस तरह के योजनाएं, नई नई योजनाएं चला दो। अब नई नई योजना आ रही ताकि उद्यमी मानसिकता विकसित की जा सके। अभी दिल्ली ने नया मॉडल निकाल रहा था, दिल्ली ने नया मॉडल निकाला बिजनेस के लिए अलग से में क्लास ले रही, बिजनेस के लिए अलग से क्लास ले रही, 11वीं क्लास में इन्हें अलग तरीके से प्रमोट कर रहे। दिल्ली में भी निकल रहा था। आया समझ में? तो इंडियन के बारे में अच्छी बात कही जाए कि वे अच्छे उद्यमी नहीं होते, अच्छे बिजनेसमैन नहीं होते, अच्छे। और ये उद्यमी का काम पता क्या हो, उद्यमी का काम हो भूमि का, श्रमिक का और पूंजी का प्रबंधन करना, मैनेजमेंट करना। और जब बात मैनेजमेंट की आती है ना, इंडियन लोग विफल हो जाते हैं। चाहे कहाँ तक हो, चाहे वो लव स्टोरी में हो, आया समझ में, चाहे वो अपना घर का खर्चा चलाने में हो, चाहे अपनी जिंदगी का सार बनाने में हो, उसकी टाइम टेबल बनाने में हो, या अपनी जिंदगी का कुछ भी कर रहे हो उससे रिलेटेड, इंडियन हर जगह विफल है। समझ में आई बात है? तो इंडियन के बारे में एक ही बात कही जाए, शांति से बैठे जाओ। मुझे मैं बोल रहा हूँ ना तो मुझे ज्यादा गर्मी लगेगी। आया समझ में? इसलिए शांति से बैठे रहो, गर्मी सब यहाँ दिमाग में हो। भूमि के लिए क्या क्या पे करना पड़ेगा, किराया, श्रमिक मजदूरी देनी पड़ेगी, पूंजी उद्यमी। मान लो जो भूमि है, मान लो भूमि के लिए आज एक मार्कर का उत्पादन करना है, मान लो भूमि के लिए मैंने 2 रुपए किराया पे किया। कितने रुपए, 2 रुपए किराया पे। ध्यान से सुन लेना, 2 रुपए मजदूरी पे कर दी मैंने, ठीक। मान लो सस्ता जमाना, मान लो करीब कर दो। उसके बाद 2 रुपए ब्याज पे कर दिया। 2 रुपए, जो 2 रुपए थे ना, ये 2 रुपए से बेचारे को लाभ भी होगा बिजनेसमैन को। अगर लाभ ना होता ना, कंपनी बंद करता, कहता मजदूरों को भागो यहाँ से, तुम्हारा कोई काम नहीं है, कहीं की श्रमिक कहीं का पूंजी। पर इसके बिना कुछ भी नहीं है, सब कुछ अधूरा। जब ये चारों लोग एक छत के नीचे इकट्ठा होंगे ना, तो उत्पादन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। चारों एक छत के नीचे इकट्ठा होंगे, चारों एक छत के नीचे। कहां लेके जाऊंगा, कमरे के नीचे, छत के नीचे लेके जाना है यार। भूमि, श्रमिक, पूंजी और उद्यमी, कोई प्रॉब्लम? चारों के चारों एक छत के नीचे इकट्ठा हो, जैसे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे, इसे समझो उत्पादन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे उत्पादन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी ना, ये मार्कर के लिए जो भूमि का प्रयोग किया गया, मार्कर जिस भूमि में बनना उसके लिए 2 रुपए पे किए गए। जो मार्कर को इस कंपनी के अंदर मजदूर काम कर रहे हैं उन्हें भी 2 रुपए बांटना पड़ेगा। उसके लिए
जो बाहर से पूंजी लेके आया ना मैं, उसको जो ब्याज देना पड़ रहा है वो भी 2 रुपए। कितना? 2 रुपए। समझ में आ रहा है ना? हाँ। उसके बाद जो बिजनेसमैन था, जो ये सारे काम कर रहा है, इन सबका मैनेजमेंट कर रहा है, वो फ्री में थोड़ा ही करेगा, उसे तो पहले चाहिए प्रॉफिट। बिजनेसमैन की खास बात हो, वो बिना प्रॉफिट के काम नहीं करता। बैंकिंग भी एक बिजनेस है। तुम सोचते हो बैंकिंग तुम्हारे लिए काम करते हैं, तुम्हारी भूल है। बैंकिंग एक बिजनेस है, वो एक बिजनेसमैन की तरह काम करता है। जो तुम्हारे गांव में पहले साहूकार काम करता था ना, पैसे लेता था तुमसे, है नहीं, तुम्हें पैसे देता था ब्याज पर, पैसे नहीं देता था ब्याज पर, उसके लिए ब्याज देता था, अपना प्रॉफिट देखता था। तो वो साहूकार गलत काम नहीं करता था। तो अब गांव के लोग बहुत ही संवेदनशील हो, उसे बददुआएं देते हैं, कहते जो ब्याज पर पैसे बैठता हूँ मरेगा, ऐसे समझ लो। ठीक, तो वो गलत काम नहीं कर रहा, वो एक प्रकार से हेल्प कर रहा है। अब गांव के लोग इस तरह ठहरे, उनकी मानसिकता ऐसी हो, कहते हैं जो ब्याज पर पैसा बांटता है ना, वो ना रास्ते में कैंसर से मर जाता, कैंसर में मर जाए, नहीं तो रास्ते में एक्सीडेंट से मर जाए। इस तरह की बददुआएं देती है, तो बहुत संवेदनशील हो। ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक्स के लिहाज से देखो ना, दूर दूर तक उसका कोई रिश्ता नाता नहीं है। वो जो कर रहा है एक प्रकार से सही कर रहा है, एक प्रकार से अर्थव्यवस्था का, बैंकिंग का काम वो तुम्हारे गाँव में कर रहा है। आया समझ में? ठीक, चलो। तो उद्यमी, इसके बिना कुछ भी नहीं है। अब देखो, इसका सबसे अहम रोल तो इसका ही है। इन्होंने तीनों का इंतजाम ही करा, इसका तो प्रॉफिट जरूरी था। अब ये मार्कर ना बन चुका, ये मार्कर बन चुका, इसे मार्कर को बनाने में दो चौक कितने रुपए लगे? 8 रुपए। अब बताओ, 8 रुपए। अभी बिजनेसमैन इस मार्कर को कितने बेचेगा? मार्केट में जाएगा 8 रुपए में, बट प्रॉफिट तो निकलेगा उसका 2 रुपए निकलेगा। 8 रुपए बेचेगा नहीं बेचेगा? इतना बताओ, समझ में नहीं आया? इसका मतलब इस मार्कर का जो मूल्य होगा, इसे हम ऐसे कह सके नहीं, मार्केट प्राइस, एमआरपी से तो बोल लो मार्केट प्राइस, ये तो बोल लो मार्केट प्राइस एमआरपी। इसका ऐसे लोग यूं कह सके नहीं, बाजार मूल्य। क्या कह सको? बाजार मूल्य। ठीक, कोई दिक्कत है? अब भाई सरकार कहने लगी, अच्छा उत्पादन ना तुम मेरे देश के अंदर कर रहे हो, जो उत्पादन तुमने पेन बनाया है मेरे देश के अंदर बनाया, 2 रुपए की तुम किराए भूमि दे दी। भूमि किसकी थी? देश की, सरकार की। अच्छा, श्रमिक, देश का पूंजी, ये उद्यमी कहाँ का? जो ना मेरा दोस्त। अच्छा, कंपनी लगा रखी, एक काम करो, 8 रुपए का मार्कर बेचा ना, एक काम करो 2 रुपए का टैक्स ले, 2 रुपए का, 2 रुपए का टैक्स लगागी सरकार को। कह बाद में जाइए उत्पादन फैक्ट्री की भारी पकड़ रही मुझे। आया समझ में? कहाँ जा रहा है? जी मैं मार्कर बेचने जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? मार्कर बेचने। उसने कहा मैं सरकार हूँ, गवर्नमेंट हूँ, 2 रुपए का टैक्स निकाल लो। कितने रुपए का? 2 रुपए का। समझ में आया? तो 2 रुपए का टैक्स आई गवर्नमेंट साइड में। गवर्नमेंट ने पता क्या कहा? मैं तो मार्कर लेके निकला था 8 रुपए का बेचने, 8 रुपए का मार्कर बेचने निकला था मैं, रास्ते में बाहर ही खड़ा था उसका अधिकारी गवर्नमेंट का, ट्रक रोको, पैसे निकाल लो। एक मार्कर पर 2 रुपए, कितने रुपए? 2 रुपए टैक्स लगा दिया 2 रुपए का। जैसे 2 रुपए का टैक्स लगाया ना, क्या लगाया? टैक्स लगाया। अब 8 और 2 कितना लगा? 10 रुपए। अब मार्कर कितने बेचना पड़ा? 10 रुपए का। इतना बताओ, समझ में आएगी? ठीक, मान लो एक साल में एक देश के अंदर एक मार्कर का उत्पादन हुआ, केवल एक मार्कर का उत्पादन। जब एक मार्कर का उत्पादन हुआ तो उस मार्कर का उत्पादन होने में कितने रुपए लगे? 8 रुपए। एक देश के अंदर टोटल कितने रुपए का उत्पादन हुआ? 8 रुपए का उत्पादन हुआ। 8 रुपए का उत्पादन हुआ नहीं? ठीक है, तो इसका मतलब देश के अंदर 8 रुपए का उत्पादन हुआ। इसका मतलब उस देश के अंदर जितना भी, एक मार्कर की बात है या तो एक मार्कर लीजिएगा, तुम जितने मार्कर बनने हो सब ले लो, और देश के अंदर इतनी सारी वस्तुएं बननी सारी को ले लो, उन सबको जोड़ कर देखोगे तो उसे जीडीपी बोल लो। अगर मार्कर के लिहाज से देखो ना, उस देश का जीडीपी जिसके अंदर मार्कर बना है, तो देश के अंदर उसका देश का जो जीडीपी होगा वो 8 रुपए होगा। जो टोटल खर्चा लगा ना सारा का सारा, यही तो जीडीपी हो। देश के अंदर वस्तु का जितना भी उत्पादन हो, कुल उत्पादन हो, देश की भौगोलिक सीमा के भीतर कितनी वस्तु बन रही, उनका जो भी उत्पादन होगा उसी तो हम जीडीपी बोलते हैं। यही तो, इसे पता क्या बोलते हैं जो हमने ऊपर रखा हुआ है। अब ये बताओ, इसे भूल जाओ यहाँ से, इसे इतनी चीजों को 2 रुपए लग गए, 2 रुपए यहाँ लग गए, 2 रुपए यहाँ लग गए, 2 रुपए यहाँ लग गए, 8 रुपए का मार्कर बेचेंगे। इसे हम पता क्या बोलेंगे? साधन लागत। सारा संसाधन लगाने में हमें यह लागत लगी, इसे हम साधन लागत बोलेंगे। और साधन लागत को दूसरी भाषा में पता क्या बोल रहे? फैक्टर कॉस्ट। साधन लागत, यही तो साधन लागत। इस साधन में इतनी लागत लगी, ये मार्कर एक साधन नहीं है, इस साधन में इतनी लागत लगी 8 रुपए, इसे बोला फैक्टर कॉस्ट। तो साधन लागत पता लग गया, बाहर निकला। अभी 8 रुपए में तो बेचने रहा,
जब 8 रुपए में नहीं बेचने का, सरकार 2 रुपए का टैक्स भी लगा दी, मार करोगा 10 रुपए का, तो मार्केट में जाकर बेचा इतने का, तो इसे बोलेंगे बाजार लागत। बाजार लागत, मार्केट प्राइस, बाजार लागत बोल लोगे। तो एक तो बाजार मूल्य हो, एक तो बाजार मूल्य हो, एक 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 सा- एक साधा बाजार मूल्य हो, एक साधन लागत हो, या साधन मूल्य भी जिसे बोल लो। आया समझ में? तो एक वस्तु के 2 प्रकार के मूल्य हो, एक तो साधन लागत हो, एक बाजार मूल्य हो। आया समझ में? अब बाजार मूल्य में क्या हो, सरकार टैक्स लगा दे। आया समझ में? जब तक सरकार टैक्स नहीं लगाने की ना, तब तक उसे साधन लागत बोल लगे। आज अगर तुम देश के अंदर उत्पादन करोगे ना, तो उत्पादन करने के बाद जैसे तुम कंपनी से बाहर निकलोगे, तो तुरंत पकड़ लगी सरकार का, गवर्नमेंट का अधिकारी खड़ा हो, कहाँ जा रहा है, इधर 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 2 रुपए का टैक्स निकालो, मार्कर बना के लेके जा रहे हो। मेरे देश के अंदर मार्कर बनाया, आया समझ में? अब मेरे देश के अंदर मार्कर बनाया, कैसे बनाया, अनुमति ली थी, लेकिन निकाल लो टैक्स, टैक्स तो 2 रुपए सरकार में। अब बेचो जाएगा मार्केट में, अब दिखेगा ये मार्केट प्राइस है, वो साधन लागत है। अब एक बात बताओ, ये बाजार मूल्य, ये साधन मूल्य, साधन मूल्य को हम लागत मूल्य भी कह सकते हो, लागत मूल्य। ये कौन सा मूल्य? तो बाजार मूल्य कम होगा कि बाजार मूल्य कम होगा कि लागत मूल्य कम होगा? हमेशा। तो बताओ, जो जब उत्पादन की प्रक्रिया हो, उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान लागत मूल्य कम हो कि बाजार मूल्य ज्यादा हो? कम कम कौन सा हो, ज्यादा कौन सा हो? ये तो हमारा लागत मूल्य, तो बाजार मूल्य ज्यादा होगा। तो बाजार मूल्य, तो एक मैं स्टेटमेंट से लिखता हूँ बोर्ड पर, तुम बताना इस तरह का। एक तो हो लागत मूल्य, लागत मूल्य ज्यादा होगा किस तक? बाजार मूल्य तक, बाजार मूल्य तक। दूसरा स्टेटमेंट तुम इसे बताना, जो लागत मूल्य को मैं लिख रहा हूं फैक्टर कोस्ट, फैक्टर कोस्ट बराबर होगा मार्केट कोस्ट के। ऐसा समझ में? उसके बाद तीसरे नंबर पर ऐसे भी कह सकते, उसके बाद हम ऐसे कह सकते कि जो मार्केट कोस्ट होगी वह ज्यादा होगी फैक्टर कोस्ट पर। उसके बाद चौथे नंबर पर क्या होगा कि फैक्टर कोस्ट और मार्केट कोस्ट जो होगी दोनों की बदली होने की। कौन सा सही है? क्यों? क्योंकि जो बाजार मूल्य हो ना, बाजार मूल्य वो हमेशा लागत मूल्य से ज्यादा होगा। समझिए बात, बाजार मूल्य हमेशा लागत मूल्य से ज्यादा होगा। जो मैंने तुमको सवाल बताया ना, यूपीएससी में सवाल पूछ चुका, इस तरह स्टेटमेंट देगा, ऐसे सवाल हो तो इतनी हार्ड नहीं है इकोनॉमिक्स, और ये कभी किसी करंट अफेयर में नहीं मिलने का तुम्हें, ऐसे ट्रेडिशनल। वही बात, वो जब भी मिलेगा जब तुम पीछे का पास्ट पता होगा। पता लगा? 2 चीज समझाई मैंने, 3 चीज समझाई तुम्हें, और कुछ नहीं समझाया मैंने तुम्हें। अब ये बताओ, अगर ध्यान से सुनना चाहो, तो इस लागत मूल्य हमारा, नीचे बाजार मूल्य, लागत मूल्य, बाजार मूल्य, लागत मूल्य, बाजार मूल्य। अगर ये भूमि जो मकान मालिक या किराए वाला, उसने अपना किराया बढ़ा दिया है, तो लागत मूल्य बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर पूंजी पर ब्याज बढ़ा दिया, लागत मूल्य बढ़ जाएगा। पक्की बात है, ये भी सवाल पूछा हुआ, लागत मूल्य ब्याज बढ़ने पर लागत मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है। ये सवाल पूछा, अरे पूछा जाएगा। एक बात सुन तो ले, इकोनॉमिक्स में कोई सवाल गलत हो ही नहीं सकता, कोई मतलब नहीं बैठता दूर तक। दिस इज मैथ है। अब बताओ, जब लागत मूल्य पर प्रभाव पड़ेगा, लागत मूल्य पर प्रभाव पड़ेगा, तो इसमें प्रभाव पड़ेगा। अब बताओ, अगर पूंजी महंगी होगी तो उत्पादन लागत महंगी हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। सही है। पूंजी अगर महंगी होगी, अगर बिजनेसमैन के रेट बढ़ गए तो लागत मूल्य पर प्रभाव पड़ेगा, और जब मार्कर का मूल्य बढ़ जाएगा तो बाजार में क्या आ जाएगी? बाजार में महंगाई निकलेगी। इसका मतलब महंगाई का, अगर तुमसे पूछे महंगाई कैसे बढ़ती है? ब्याज दर बढ़ने पर। क्या बढ़ती? महंगाई नहीं बढ़ती। ब्याज दर बढ़ेगी तो साधन लागत बढ़ेगा, अगर साधन लागत बढ़ेगा तो बाजार मूल्य बढ़ेगा, और बाजार मूल्य बढ़ेगा तो सीधा आम आदमी प्रभावित होगा। बोलो इस सर। एक बात बताओ, ध्यान से सुनना तरीके से। अगर ब्याज दर कम हो जाए, कम, तो लागत मूल्य कम, लागत घटना चाहिए, घटाता नहीं कोई भी रेट। कभी देखा किसी वस्तु का रेट लगातार नीचे घट रहा? बहुत कम चांस हो ना। यही खास बात हो, और सरकार यही गतिविधि खिलाती है। ऐसे समझ लो, सरकार पता क्या करती है?
सरकार ब्याज दरें घटाती है, सरकार ने टैक्स घटा देती है। अगर ये टैक्स 2 रुपए का, अगर मैं 1 रुपए का कर दूं, टैक्स 2 रुपए लगा रहा हूँ, सरकार ने टैक्स कम कर दिया, कंपनी वालों सुनो हम तुमसे टैक्स कम लेंगे, और कहा कि तुम ना दाम घटा देना। सरकार कंपनियों को कह रही है दाम घटा देना, बता किस पे विश्वास कर रही है? बिजनेसमैन की खास बात होगी, बिजनेस कभी भी अपने प्रॉफिट में लॉस नहीं कर सकता। ये सरकार की कमी, कोरोना काल में 22% कर दिया, रेट घटा के 22% कर दिया, 22% तो 14% कर दिया। यानी कंपनियों पर जो ब्याज देती थी ना सरकार, ये कंपनी यहाँ से इनसे ब्याज ले जाता था, वो कम कर दिया। इन्होंने आज तक दाम कम नहीं करा वस्तुओं का, महंगाई आसमान छोड़ी। नतीजा आम आदमी प्रभावित, भारत का कैसे तरीके तक, सर से लेकर पैर तक। वही बात है इकोनॉमिक्स, टर्मिनोलॉजी समझ में आ रही नहीं है, टर्मिनोलॉजी समझ में आ रही नहीं। अभी मैं तो 3-4 टेक्निकल नाम बोलता हूँ, तुम बताना कि तुम्हारी समझ में आ रहा नहीं। अगर ब्याज दरें कम होती है तो बाजार मूल्य, महंगाई पर क्या फर्क पड़ता है? महंगाई ब्याज दरें कम हो जाए, महंगाई कम होगी, अगर ब्याज दरें कम हुई तो ये घटना चाहिए, घटना चाहिए नहीं? जब ये घटेगा तो ये भी घटेगा, नहीं घटेगा तो दाम कम हो जाना चाहिए, तो उसका। लेकिन यहाँ ऐसा होता नहीं, भारत का सिस्टम ये लगा आया समझ में, भारत का शोषण ये करते हैं सबसे ज्यादा, आया समझ में। कंपनी वाले जिसकी कंपनी होगी वो कभी नहीं चाहेगा कि उसे प्रॉफिट में नुकसान हो जाए। इतना तो कर सको, जितना है इतना तो कर सको, इतना तो कर सको, इतना तो रहने देगा, लेकिन कभी घटाने का नहीं, बहुत कम चांस होगा घटा होगा, आया समझ में। ये बहुत दिमागदार आदमी हो, इनके बिना कुछ भी नहीं है, समझ में आया? अच्छा लग रहा है पढ़ना, ठीक। इकोनॉमिक्स ऐसे पढ़ते हैं, ये इकोनॉमिक्स वो नहीं है जो किताबों में, जो मैं पढ़ाऊंगा ना वो कभी किसी किताब में नहीं मिलने वाला, है समझ में। और दूसरी बात बताओ क्या, पढ़ाने का भी मेरे लाभ है। और तीसरी बात बताओ, समझ में नहीं आया। चौथी बात तुम बताइए, चौथी बात तुम बता दो, समझ में आ गया ना, वो कभी पेपर में भी नहीं आएगा। क्या बताया मैंने? 4 बातें बताई थी अपने बारे में, मुझे अपने बड़ा ही सुनना अच्छा लगता है। जल्दी बताओ तो प्राप्त क्या? हाँ। उसके बाद और समझ में आया? इकोनॉमिक्स अच्छा सा लग रहा है, इतनी गर्मी के बाद भी तुम गर्मी महसूस नहीं हो रही। सुन लो, पता लग गया? कोई प्रॉब्लम? अभी क्लास रोकते, थोड़ी देर बाद करेंगे स्टार्ट, गर्मी बहुत ज्यादा हो।